हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में मैं आपसे बात करूंगा रिजर्वेशन के ऊपर। जो आरक्षण है और जो एक संविधान के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई है सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थाओं में, और राज्य सरकार इसका निर्वहन कैसे करते हैं, किस तरह वो नौकरियों में आरक्षण देते हैं, राज्य सरकारें किस तरह अलग अलग आरक्षण देती हैं, उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। और चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं वो उन पे देखा जाएगा कि कितने तरह के आरक्षण देश में हैं इस समय और किन किन आरक्षणों से किस चीज़ को प्रभावित करती है, और आखिरी में रिजर्वेशन पे एक संक्षिप्त टिप्पणी होगी जो कि डिस्कस किया जाएगा कि आरक्षण में क्या करना है और क्या नहीं करना, मतलब डूज और डोंट्स क्या हैं इसके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरक्षण क्या है। आरक्षण का जो अर्थ निकल के आता है वो है अपने स्थान को सुरक्षित करना। यानी कि इसे हम इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि यदि हमने कभी बाई एयर जाना हो या बाई ट्रेन जाना हो, बाई बस, यदि हम कोई भी यात्रा, कोई भी सफ़र करते हैं तो उस दौरान हम पहले ही अपनी सीट्स को रिजर्व कर लेते हैं ताकि हमें जो जाने में हम सुरक्षित महसूस कर सकें अपने आप को और हमारे अनुकूल चीज़ें घटित हों। तो इस व्यवहार में यदि हम बात करें रिजर्वेशन की, और इस व्यवहार में अगर हम बात करें एक और उदाहरण की, तो जैसे किसी डॉक्टर के पास ज़्यादा अपॉइंटमेंट, ज़्यादा भीड़ रहता है तो हम अपॉइंटमेंट लेकर एक समय को चुनते हैं और उस समय हम डॉक्टर में जो उपलब्ध वो समय होता है उस समय जाकर अपना चेकअप कराते हैं ताकि समस्याओं से हम ज़्यादा नज़दीक ना जाएं, समस्याओं का समाधान ढूंढ ले, उस भीड़ का हमें सामना न करना पड़े, इसलिए हम अपॉइंटमेंट लेते हैं। इन्हीं तर्कों, इन्हीं उदाहरणों के बीच अब मैं जो रिजर्वेशन की बात करूंगा, तो रिजर्वेशन संविधान में के अनुच्छेद 15 जो कि शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन दिया जाता है, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आर्टिकल 15 के तहत आरक्षण की व्यवस्था संविधान द्वारा दी गई है। और आर्टिकल 16 में गवर्नमेंट जॉब्स यानी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिजर्वेशन देश में किस तरह इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहले जो आता है, सबसे पहले वो आता है वर्टिकल। वर्टिकल रिजर्वेशन को हम बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर रिजर्वेशन। ये ऊर्ध्वाधर श्रेणी हो गई, और दूसरी हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आरक्षण। तो इन दो श्रेणियों के अनुसार रिजर्वेशन की व्यवस्था देश में है। और रिजर्वेशन समय समय पर मांग उठती है, किसी भी पिछड़ी जातियों की हो गया या फिर किसी खास वर्ग की बार बार मांगें उठी हैं देश में, और रिजर्वेशन संविधान से जब से देश आज़ाद हुआ तब से यह व्यवस्था देश में लागू है। तो जो वर्टिकल रिजर्वेशन है वो क्या है? वर्टिकल रिजर्वेशन जो कोई भी तंत्र या कोई भी सरकार वर्टिकल रिजर्वेशन किस किस में देती है, तो वर्टिकल रिजर्वेशन मिलता है एससी में, एसटी में, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में। ये हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ ऊर्ध्वाधर रिजर्वेशन की। और इसके ये जो रिजर्वेशन है वो लगभग ये 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आने वाले टाइम पे ऐसे भी सरकारें, राज्य सरकारों में है कि कहीं पर 50 से ऊपर भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो नियम है कि आपका सिर्फ 50% से कम होना चाहिए कोई भी रिजर्वेशन। तो राज्य सरकारें किस तरह रिजर्वेशन देखती हैं, जैसे उत्तराखंड में हम देखें तो 15%, एसटी में 4%, ओबीसी में 14% और ईडब्ल्यूएस में 10% रिजर्वेशन इस समय व्यवस्था की गई है। ये है हमारा वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत आने वाला ये 4 मुख्य श्रेणियां हैं, एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन।
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण की व्यवस्था है और यह जनरल लोगों के लिए ही दिया गया है। ईडब्ल्यूएस में जो व्यवस्था की गई है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उसमें जनरल के लोग ही, जनरल के जो व्यक्ति हैं वही ईडब्ल्यूएस श्रेणी को आरक्षित में आते हैं या आरक्षण में उनकी व्यवस्था है। अब यदि बात करें हम कि यह व्यवस्था किस तरह है, सबसे पहले हम इस रिजर्वेशन को समझेंगे। तो इस रिजर्वेशन में यदि हम ऐसा एक बार इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो और भी आसानी होगी हमें कि किस तरह यह है। जैसे ये 43 टोटल इतना रिजर्वेशन क्या है, ये आरक्षित हो चुका है। तो अब हमारे पास बचा कितना, तो हमारे पास बचा लगभग 57। तो 57% क्या है, अनरिजर्व्ड है, जिस पे कि कोई भी कैंडिडेट अपनी योग्यता के अनुसार इस पे दावा कर सकता है या इस मेरिट में आने की एक कोशिश करता है। कोई भी जो नॉर्मल है, जो रिजर्वेशन के अंदर जिसको सुविधा प्राप्त नहीं है, वो 57 इसमें बच चुका है। तो इस तरह से हम इसको एक एग्जाम्पल के अनुसार समझेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के पास किसी समय सरकार द्वारा या किसी विभाग द्वारा 100 पोस्ट आई हैं, तो हम सीधे तौर पे ये मान लेते हैं कि इसमें एससी के 15 आदमी होंगे, एसटी के 4 आदमी होंगे, ओबीसी के 14 आदमी होंगे और ईडब्ल्यूएस के 10 आदमी इसमें आरक्षित हो जाएंगे। तो इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका है कि यदि माना कि एससी में 15 आदमी सेलेक्ट हो गए हैं, पोस्ट सेलेक्ट हो गई है, लेकिन इसमें एक व्यक्ति ऐसा भी है जो अपनी योग्यता, अपनी मेरिट के अनुसार, यदि कट ऑफ मान लिया जाए कि 100 नंबर का पेपर था और कट ऑफ 60 जाता है, लेकिन एससी का वही कैंडिडेट 66 मार्क्स लेके आता है, तो ये अपनी योग्यता और मेरिट के आधार पर पहले ही अनरिजर्व हो चुका है। इसको ओबीसी को, इसको एससी कोटे की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये अपनी योग्यता के अनुसार इस जनरल श्रेणी में पहले ही अपना स्थान बना चुका है। तो इसके नीचे जो एससी क्लास में जो उसके नीचे मेरिट में रहा होगा, वो उस पद को भर देगा, यानी इस आरक्षण की कोई भी यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर इससे इस क्लास में जो इसकी मेरिट नीचे थी वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एससी में से अच्छी मेरिट वाला क्या, अनरिजर्व्ड हो गया, मतलब अपनी योग्यता के अनुसार वो जनरल में काउंट हो गया। तो ये जो नियम है ये सब जगह लागू है कि इनके आरक्षण में कोई भी प्रभावित नहीं होगा। आरक्षित जो आरक्षण रिजर्वेशन है वो प्रभावित नहीं होगा यदि कोई मेरिट में अच्छी योग्यता के अनुसार अनरिजर्व्ड या जनरल में आ जाता है। तो ये तो इसका पहला कारण है कि ये वर्टिकल रिजर्वेशन की एक खासा बिंदु है जिस पे हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से वर्टिकल रिजर्वेशन चलता है। इसी में जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, यदि एससी 15% यानी 15 पोस्ट थी और उस क्लास के, जैसे हम ओबीसी मान लें कि ओबीसी 14% है, तो 100 अगर पोस्टें थी तो 14 क्या ओबीसी के इसमें आरक्षण के अंतर्गत अंदर कैंडिडेट आएंगे। लेकिन ओबीसी के कैंडिडेट मान लिया जाए कि 12 ही उस साल मिले, तो जो 2 कैंडिडेट बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो बैकलॉग में चले जाएंगे। एक बैकलॉग प्रक्रिया होती है और ये बैकलॉग प्रक्रिया एससी, एसटी और ओबीसी के अंदर, ये तीनों के अंदर कौन सी प्रक्रिया होगी, बैकलॉग की, बैकलॉग बोलेंगे इसको। तो ये क्या हो जाता है कि ये जो भी जितने भी पद उन तीनों वर्गों में बच गए या शेष रह गए, वो अगले वर्ष में विभाग यदि नई भर्ती निकाल उसके साथ उनको जोड़ के रखेगा या नई भर्ती करेगा जितने भी पद बैकलॉग में बच गए। तो ये सिर्फ किस में होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी में अगर इस तरह का कभी आता है, लेकिन वो जनरल वाले उसमें नहीं आएंगे अगर वो उस साल कम पड़ गए या इतने ही भरे गए। मतलब माना कि ओबीसी के 14 पद थे और 12, तो 2 जनरल के वहाँ नहीं आएंगे, वो उसी रिजर्वेशन के अंदर अगले साल में उनकी प्रक्रिया विभागों द्वारा की जाती है समय समय पर। लेकिन ईडब्ल्यूएस में इस तरह का मामला नहीं है। ईडब्ल्यूएस क्योंकि जनरल में काउंट होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो अगर इसमें कम मिलते हैं, 10 में से 8 ही मिले, तो जनरल के इसमें 2 हो सकते हैं। मतलब ये सिर्फ इन तीनों के लिए है बैकलॉग, एससी, एसटी एंड ओबीसी के लिए। तो ये वर्टिकल रिजर्वेशन था।
अब हम बात करेंगे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन किस तरह काम करता है। तो यदि हम अभी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें, यदि हम हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या है, यानी क्षैतिज आरक्षण। तो क्षैतिज आरक्षण भी राज्यों द्वारा, जिस तरह वर्टिकल रिजर्वेशन उन्होंने अपने हिसाब से जिस जिस श्रेणी को जो प्रदत्त किए हुए हैं, जैसे कि 27% ओबीसी का आरक्षण बता रखा है, लेकिन उससे ऊपर नहीं हो सकता, इस तरह की कोई लिमिट बंधी हुई है, तो राज्य सरकार अपने अनुसार उस आंकड़े को इस तरह से रखा हुआ है। तो क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्षैतिज आरक्षण किस किस को मान्य है या कौन कौन श्रेणियां क्षैतिज आरक्षण लेती हैं। अब हम बात करेंगे क्षैतिज आरक्षण कौन कौन श्रेणियां लेती हैं। तो हम हॉरिजेंटल आरक्षण को अभी देखते हैं कि हॉरिजेंटल आरक्षण किस किस को मिलता है। यदि हम हॉरिजेंटल आरक्षण की बात करें तो हॉरिजेंटल आरक्षण जो है वो हमारे सबसे पहले हॉरिजेंटल आरक्षण मिलेगा जैसे कि DFF डिपेंड्स ऑन फ्रीडम फाइटर्स, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित होंगे, या फिर इसमें मिलता है PH जो फिजिकली हैंडीकैप होंगे, या इसे हम PWD मतलब इसे भी बोलते हैं, PWD भी इसे बोला जाता है। इसके अलावा एक्स आर्मी, इसके अलावा स्पोर्ट्स, इसके अलावा यहाँ मिलता है DFF, PH, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स लगभग। और इसमें ऐसे भी आते हैं जैसे अनाथ को भी कोई कोई सरकार, राज्य सरकार देती है क्या है आरक्षण की व्यवस्था, इनमें लगभग इनमें भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब हम यह जानेंगे कि कौन कौन इसमें किस किस को कितना आरक्षण राज्य सरकार इस समय दे रही है। इसमें एक वोमेन भी है जो महिला आरक्षण है। तो जैसे उत्तराखंड में महिला आरक्षण कितना है इस समय 30%, जैसे एक्स आर्मी कितना है 5%, स्पोर्ट्स वाले को कितना है 4%। इस तरह राज्य सरकारें आरक्षण की व्यवस्था क्षैतिज आरक्षण दे रही हैं। तो जैसे कि उत्तराखंड में क्या है आरक्षण की व्यवस्था है कि 30% महिलाएं आरक्षित हैं क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत, यानी क्षैतिज जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उसके अंतर्गत कितना है 30% आरक्षण आरक्षित है महिलाओं के लिए। तो ये कैसे काम करता है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है वो वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर काम करता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि जो क्षैतिज आरक्षण है ऊर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर काम करता है। इसे जानते हैं, जैसे यदि 30% महिला आरक्षण है तो SC में वो 30% है। कहने का तात्पर्य यदि SC में 15 कैंडिडेट हैं तो 30%, 15 का 30% क्या हो जाएगा, महिलाएं इसमें आएंगी इस आरक्षण में। जो SC की महिलाएं, सिर्फ जो SC कैटेगरी में महिलाएं हैं वो 30% भरी जाएंगी क्षैतिज आरक्षण के अनुसार। पहले 30% महिलाएं होंगी, इसी तरह उसमें एक्स सर्विसमैन होंगे, जो भी होंगे, जैसे जितना प्रतिशत राज्य सरकार ने बना रखा है रेशियो उस तरह से। तो हम महिला आरक्षण के जितना 30% के हिसाब से इस आंकड़े को देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो जैसे कि ये लगभग कितना हो रहा है 3 ही यहां पर महिलाएं क्या हो रही हैं, यहां पर 3 नहीं, यहां पर लगभग आपकी 4 से 5 महिलाएं क्या हैं महिला आरक्षण के अंतर्गत आ रही हैं, जो कि क्षैतिज आरक्षण दे रखा है राज्य सरकार ने। तो यहाँ पर 5 महिलाएं या 4 महिलाएं मान सकते हैं, 4.5 आ रहा है। तो यदि 5 महिलाएं इसमें पहले SC की कौन होंगी, जो वुमेन रिजर्वेशन के अंतर्गत आती हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्टिकल रिजर्वेशन है 15%, 4% राज्य में। लेकिन जब क्षैतिज आरक्षण राज्य में लगेगा तो इस 15% के अंदर जितना रिजर्वेशन
है, जितना रिजर्वेशन क्षैतिज आरक्षण है 30%, तो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर आरक्षण जो मिला हुआ है 15% एससी में, तो 15% का जो 30% निकाला जाएगा, जितना 15% 30% निकालेंगे 15 का, यानी 100 पे, यदि 100 पोस्टें हैं तो 100 पोस्टें हैं तो 4 या 5 महिलाएं पहले कौन लगेंगी, वो एससी की लग जाएंगी, क्योंकि 30% जो आरक्षण है, और ये सब में एक जैसा है। अब एसटी में भी 30% लगेगा 4 पोस्टों का, फिर ओबीसी में भी 14 का 30%, ईडब्ल्यूएस में भी लगेगा, और जो रिजर्व कैटेगरी बचते जो 57 यहाँ पे पोस्टें बची उसमें भी 30% लगेगा। क्षैतिज आरक्षण सब पे काम करेगा, अनरिजर्व्ड है ना, जो अनरिजर्व्ड पे भी हॉरिजेंटल आरक्षण लगेगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है और ये आपको समझना होगा कि क्षैतिज आरक्षण सब पर लगता है, जो अनरिजर्व्ड जितना बच जाता है जनरल के लिए उस पर भी क्षैतिज आरक्षण लगता है। माना कि जैसे एक्स सर्विसमैन 5% है, फिर एक्स सर्विसमैन एससी में देखा जाएगा 5% कितना निकल रहा है, अगर वो उसमें होंगे तो ठीक, लेकिन उसके अलावा उसमें कोई पद और नहीं भरे जाएंगे जैसा कि है। और जनरल में भी फिर एक्स सर्विसमैन का 5% निकालेंगे, जितना अनरिजर्व्ड है जैसे 57, उसमें देखा जाएगा कि कितने पद 5% कितना निकल रहा है और एक्स सर्विसमैन, ये सब पे लगता है। ये जो क्षैतिज आरक्षण है वो सारी कैटेगरियों में लगेगा। तो ये मेन समझने वाली बात थी कि किस तरह से क्षैतिज आरक्षण हमारा कार्य करता है। और इसके अलावा वो अपने ही कोटे में रहेंगे, जैसे कि अगर क्षैतिज आरक्षण लग गया तो इसमें सिर्फ 5 महिलाएं ही रहेंगी, उसके अलावा अगर और महिलाओं की भी अच्छी मेरिट है तो वो नहीं आएंगे, महिलाएं सिर्फ 5 ही भरी जाएंगी। एससी में 30% जितना निकलता उतनी ही महिलाएं भरी जाएंगी। कोटे से ऊपर कोई भी महिला ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंदर नहीं आएंगी जो क्षैतिज आरक्षण दे रहा है, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अंदर कार्य करता है, यानी वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर ही हॉरिजेंटल रिजर्वेशन काम करता है या कार्य करता है। तो ये समझना होगा, क्योंकि आपको रिजर्वेशन का पहलू भी समझना होगा। और इसमें खास महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ओबीसी आरक्षण है, तो ओबीसी किसको ओबीसी मिलेगा, तो इसमें कुछ क्रीमी लेयर की भी बात होती है। तो क्रीमी लेयर कहने का तात्पर्य है कि जिनकी प्रति वर्ष आयु 8 लाख से ऊपर है वो क्रीमी लेयर में आता है ओबीसी में, तो उनको ओबीसी आरक्षण से, वो ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत नहीं आएंगे जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर हो गई। पहले 2009 या 2008 में इसका 4.5 लाख था, अभी 8 लाख से ऊपर क्रीमी लेयर कहलाती है, तो वो ओबीसी आरक्षण नहीं ले सकते। उससे नीचे अगर उनकी आय है तो वो ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो ये खास बिंदु थे आरक्षण के ऊपर, किस तरह हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन कार्य करता है। और इन आरक्षण के आप रिजर्वेशन से समझ सकते हो कि किस तरह रिजर्वेशन कार्य करता है एक देश में, एक सरकारी नौकरियों में किस तरह से यह कार्य करता है। तो इस वीडियो में जो मैंने अभी आरक्षण का वीडियो आपको बताया है, इस सेशन में आपको कोई भी इस तरह आरक्षण के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिबेट है, आरक्षण ही बहुत बड़ी डिबेट है और ये बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है जब से देश आज़ाद हुआ। समय समय पर मांगे उठी कि आरक्षण बंद होना चाहिए, लेकिन इसमें एक जो मेन पहलू है कि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमिक स्थिति या मतलब आर्थिक स्थिति को देखकर आरक्षण मिलना चाहिए, और कुछ लोगों का तथ्य है कि आरक्षण यथावत रहना चाहिए। तो एक डिबेट का मुद्दा है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपको भी इस जो मैंने सेशन आपको से डिस्कस किया उसके में कोई भी शंका रहती तो आप कमेंट्स के द्वारा अपनी बात को रख सकते हो। और इसे मैं आखिरी में जाने से पहले इस तरह समझाऊंगा, यदि राम और श्याम किसी परिवार, मतलब ये पेरेंट्स हैं राम और श्याम के, तो पेरेंट्स अगर राम बीमार रहता है और श्याम बिल्कुल सही रहता है, हेल्थ के मामले में हेल्थ से ही लेते हैं, तो उनकी इतनी अच्छी स्थिति नहीं है उन पेरेंट या उस परिवार की कि वो अच्छा पालन पोषण कर सकें, दवाइयों के लिए पैसा कर सकें, तो वो क्या करेंगे, कटौती करेंगे खर्चों में। माने कि श्याम क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम या एक्स्ट्रा चीज़ करता है, तो उसमें कमी करके पहले इस राम के स्वास्थ्य को
सही किया जाए। हर माँ बाप, हर पेरेंट्स अपने परिवार में करते हैं। तो इस उदाहरण से हम समझ लाते हैं कि इनको बराबर में लाने के लिए, जब इनका स्वास्थ्य ठीक होगा, जब डॉक्टर ने कहा इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, तो तब ये दोनों भाई एक साथ चल पाएंगे। तो कोई भी पेरेंट ये चाहेगा कि दोनों का किस तरह से बैलेंस बना के रखें। यदि कोई बीमार होता तो खर्चे किस तरह से कम होंगे, शाम पे कितना कम खर्चा करें कि इसकी दवाइयों का खर्च, ये मतलब जो देखने वाली बात है। तो बराबर लाने के लिए कोई भी परिवार, कोई भी माता पिता ये कोशिश करता है कि उसके दोनों पुत्र, इस उदाहरण के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ कि दोनों पुत्र सही तरीके से चल सकें, उनका पालन पोषण सही तरीके से हो, उनका हेल्थ सही हो। तो ये सब एक पेरेंट्स की जवाबदारी होती है, जिम्मेदारी होती है। तो आरक्षण भी हम इस तरह से समझ सकते हैं। बाकी आप कमेंट्स के द्वारा बता सकते हो कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिबेट का बहुत बड़ा एक डिबेट का मुद्दा है, इसे हम कहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आशा करता हूँ कि ये रिजर्वेशन आपके समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों से भी इसे शेयर कर सकते हो, ताकि उन्हें भी पता लगे कि हमारी जो सरकारी नौकरियों में वो रिजर्वेशन किस तरह कार्य करता है। बाकी कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।